नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो इकोसिस्टम यानी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के बिल्कुल अंदर की बात करते हैं। हम्म। हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन और खाद्य जालिका यानी फूड वेब की। हाँ, ये दोनों ही बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ स्कूल की बातें नहीं है। जैसा स्रोत भी बताते हैं, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी अहम है और उससे भी ज्यादा ये समझने के लिए कि भाई जीवन चलता कैसे है हमारे आसपास। सही। ऊर्जा, एनर्जी कैसे एक जीव से दूसरे तक जाती है। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के आधार पर थोड़ा गहराई से समझते हैं इसको। बिल्कुल। और ये जानना बड़ा दिलचस्प भी है कि कैसे हर जीव कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर है। हाँ। और यही निर्भरता, यही डिपेंडेंसी पूरे इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, उसका बैलेंस बनाती है। मतलब ये प्रकृति का एक बेसिक नियम है, समझना जरूरी है इसे। तो शुरुआत करते हैं सबसे आसान चीज से, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। स्रोत इसे कैसे बताते हैं कि ये ऊर्जा का एक सीधा रास्ता है। सीधा रास्ता, हाँ। एक जीव दूसरे को खाता है और ऊर्जा बस आगे अगले जीव में चली जाती है। बिल्कुल। आसान भाषा में कौन किसको खाता है। हाँ, कौन किसको खाता है। जैसे एक उदाहरण जो अक्सर मिलता है स्रोतों में, हाँ। घास, हाँ। उसे टिड्डा खाता है। हाँ। टिड्डे को मेंढक खा लेता है। ठीक है। मेंढक को सांप, और फिर सांप को शायद बाज। हाँ। ये क्लासिक उदाहरण है। तो यहाँ ऊर्जा कहाँ से शुरू हुई? घास से, जो कि एक उत्पादक है, मतलब अपना खाना खुद बनाती है। बिल्कुल, प्रोड्यूसर। और वो पहुंच रही है बाज तक, जो कि टॉप प्रेडिटर मतलब शीर्ष शिकारी है। और इसमें एक जरूरी बात है जिसपे स्रोत भी जोर देते हैं। हाँ। कि ये जो एनर्जी का फ्लो है, ऊर्जा का प्रवाह, हाँ। वो हमेशा एक ही दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल। अच्छा, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। हाँ, ये तो है, ऊर्जा वापस नहीं जाती। कभी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि टिड्डा घास खाए और फिर घास टिड्डे से ऊर्जा ले ले। नहीं, वो तो नहीं हो सकता। ये एक क्या कहते हैं, वन वे स्ट्रीट है, एक तरफा रास्ता। ठीक है। तो इस खाद्य श्रृंखला में हर जीव, हर कड़ी एक लेवल पर है। हाँ, एक पोषित स्तर पर। हाँ, पोषित स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल। स्रोत बताते हैं कि ये स्तर इस बात पे निर्भर करते हैं कि जीव अपनी ऊर्जा कहाँ से ले रहा है। सही। तो सबसे पहला, सबसे निचला स्तर कौन सा हुआ? वो है उत्पादक, प्रोड्यूसर्स। जैसे पौधे, घास, शैवाल, जो सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। बिल्कुल, इकोसिस्टम में ऊर्जा लाने वाले यही हैं, स्टार्टर। फिर इनके ऊपर आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। हाँ, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये होते हैं शाकाहारी। हाँ, ब्योर्स। जो सीधे पौधों को खाते हैं, जैसे हमारे उदाहरण में टिड्डा था। हाँ, या फिर गाय, बकरी, खरगोश, हिरन, ये सब। और फिर आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये मांसाहारी होते हैं, कार्निवोर्स। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, मतलब शाकाहारियों को, जैसे मेंढक ने टिड्डे को खाया। सही। और फिर इसके बाद भी स्तर हो सकते हैं। हाँ, तृतीयक उपभोक्ता, टर्शरी कंज्यूमर्स। बिल्कुल, ये वो मांसाहारी होते हैं जो दूसरे मांसाहारियों को खाते हैं, जैसे सांप ने मेंढक को खाया या बाज ने सांप को। या शेर, बाघ, ये सब टॉप पर आ गए। हाँ, ये टॉप कार्निवोर्स हो गए। लेकिन यहाँ एक और ग्रुप है जिसे हम भूल नहीं सकते, बहुत जरूरी। कौन सा? अब घटक, डीकम्पोजर्स, स्रोत इनका जिक्र जरूर करते हैं। ओ हाँ, अब घटक, जैसे बैक्टीरिया और कवक, फंगस। बिल्कुल। स्रोत ये भी बताते हैं कि ये किसी एक ट्रॉफिक लेवल पर नहीं होते। सही कहा, ये हर लेवल पर काम करते हैं। दरअसल इनका काम शुरू होता है जब कोई जीव, चाहे वो पौधा हो या जानवर, मर जाता है। अच्छा। तो ये अपघटक उस मरे हुए जीव को, उसके मृत शरीर को धीरे धीरे तोड़ते हैं, विघटित करते हैं। और इस प्रक्रिया में उस शरीर में जो पोषक तत्व बंद थे, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, उन्हें वापस मिट्टी या पानी में छोड़ देते हैं। अच्छा, तो ये रिसाइकलिंग जैसा हुआ। हाँ बिल्कुल, ये प्रकृति का रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट है। ये पोषक तत्वों को वापस सिस्टम में लाते हैं ताकि पौधे उन्हें फिर से इस्तेमाल कर सकें। मतलब इनके बिना तो पोषक तत्व मरे हुए जीवों में ही फंसे रह जाएंगे। हाँ, और फिर नए पौधों के लिए, नए जीवन के लिए वो उपलब्ध नहीं होंगे। तो ये पोषक तत्वों के चक्र को, न्यूट्रिएंट साइकिल को चालू रखते हैं। बहुत जरूरी है ये। तो ये हुई खाद्य श्रृंखला की बात, सीधी साधी, घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठाते हैं कि क्या असलियत में प्रकृति में चीजें इतनी सीधी होती हैं?
अच्छा, क्या कोई जानवर सिर्फ एक ही तरह का खाना खाता है? हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। और जवाब है नहीं। ज्यादातर ऐसा नहीं होता। मतलब असल दुनिया में ज्यादातर जीव इतने स्पेशलाइज नहीं होते। सोचिए, एक लोमड़ी है, वो सिर्फ खरगोश तो नहीं खाती। नहीं। वो चूहे भी खा सकती है, पक्षी भी, कीड़े मकोड़े भी, यहाँ तक कि कभी-कभी फल भी। हाँ, ये तो है। इसी तरह वो जो बाज था हमारे उदाहरण में, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ सांप ही खाए। वो चूहे भी खा सकता है। बिल्कुल, या खरगोश भी। तो एक ही जीव कई अलग-अलग चीजें खाता है और एक ही जीव को कई अलग-अलग शिकारी खा सकते हैं। तो फिर वो जो सीधी रेखा वाली खाद्य श्रृंखला थी, वो तो पूरी कहानी नहीं बता रही। नहीं, वो एक सिंप्लीफिकेशन है, समझने के लिए अच्छा है, पर असलियत उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। श्रोत इसी उलझन को समझाने के लिए एक और कॉन्सेप्ट लाते हैं। हाँ, यहीं पर बात आती है खाद्य जालिका की, फूड वेब। फूड वेब, जालिका मतलब जाल जैसा कुछ। बिल्कुल, ये कोई एक सीधी रेखा नहीं है। ये बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ा हुआ एक नेटवर्क है, एक जाल। अच्छा, तो कई सारी फूड चेन्स मिलकर फूड वेब बनाती हैं। सही। ये दिखाता है कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह असल में कैसे होता है, किन-किन रास्तों से हो सकता है। ये ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर है। इसका कोई उदाहरण जैसे स्रोतों में दिया हो? हाँ, जैसे हमने घास वाला उदाहरण लिया था, हाँ, तो घास को सिर्फ टिड्डा नहीं खाता। खरगोश भी खाता है, हिरन भी। बिल्कुल। तो अब देखिए, घास उत्पादक पर 3 अलग-अलग प्राथमिक उपभोक्ता निर्भर हो गए, टिड्डा, खरगोश, हिरण। ठीक है। अब आगे देखिए, खरगोश को कौन खा सकता है? लोमड़ी खा सकती है, या शायद सांप भी। हाँ, और सांप को कौन खा सकता है? बाज। ठीक है। उधर टिड्डे को किसने खाया था? मेंढक ने। और मेंढक को कौन खा सकता है? सांप भी और बाज भी। सही। और हिरन को? शायद कोई बड़ा शिकारी, तेंदुआ या शेर। बिल्कुल। तो अब आप देखिए, कितनी सारी चेन्स बन गई और आपस में जुड़ गई। हाँ, घास, खरगोश, लोमड़ी, घास, खरगोश, सांप, बाज, घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज, घास, टिड्डा, मेंढक, बाज, घास, हिरण, तेंदुआ। ये तो सच में एक जाल जैसा लग रहा है। यही है खाद्य जालिका। ये दिखाता है कि ऊर्जा के कितने सारे संभावित रास्ते हैं और प्रजातियां कितने अलग-अलग तरीकों से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो जटिलता है, ये जो जाल है, इसका महत्व क्या है? सिर्फ देखने में कॉम्प्लिकेटेड है या इसका कोई मतलब भी है इकोसिस्टम के लिए? नहीं, इसका बहुत गहरा मतलब है। ये जटिलता, ये इंटरकनेक्टेडनेस इकोसिस्टम को स्थिरता देती है, स्टेबिलिटी। स्थिरता? वो कैसे? सोचिए, अगर मान लीजिए किसी वजह से खरगोश की आबादी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो जो लोमड़ी खरगोश खाती थी, वो क्या भूखी मर जाएगी? नहीं, वो चूहे या पक्षी खा सकती है। बिल्कुल, क्योंकि फूड वेब में उसके पास दूसरे विकल्प मौजूद हैं। अगर सिर्फ एक सीधी फूड चेन होती, घास, खरगोश, लोमड़ी, और खरगोश खत्म हो जाते, तो लोमड़ी की आबादी पर बहुत बुरा असर पड़ता। हाँ, वो तो पूरी चेन ही टूट जाती है। सही। लेकिन फूड वेब में क्योंकि कई सारे लिंक्स हैं, कई रास्ते हैं, तो सिस्टम किसी एक हिस्से में आई गड़बड़ी को थोड़ा झेल सकता है। उसमें एक तरह का लचीलापन, रेजिलियंस आ जाता है। अच्छा, तो ये जाल जितना घना होगा उतना अच्छा? आमतौर पर हाँ। ज्यादातर इकोसिस्टम में जितनी ज्यादा प्रजातियां होंगी, जितनी ज्यादा इंटरकनेक्शंस होंगी, वो उतना ही स्थिर माना जाता है। तो ये खाद्य श्रृंखला और जालिका, ये सिर्फ कौन किसे खाता है का चार्ट नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इकोसिस्टम की सेहत, उसके संतुलन से जुड़ी चीजें हैं। स्रोत इनके महत्व पर क्या कहते हैं? मतलब मेन पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, स्रोत मुख्य रूप से 2 बातों पर जोर देते हैं। पहला तो यही कि ये हमें समझाते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है, सूरज से लेकर पौधों तक और फिर जानवरों की अलग-अलग कड़ियों तक। और दूसरा, ये दिखाते हैं कि इकोसिस्टम का संतुलन कैसे बना रहता है, बैलेंस। हर जीव की अपनी जगह है, अपनी भूमिका है, चाहे वो छोटा सा कीड़ा हो या बड़ा सा शेर या वो अनदेखे से अपघटक। और अगर ये संतुलन बिगड़ा तो? हाँ, यहीं पर दूसरा पहलू आता है, अस्थिरता का खतरा। स्रोत इस पर भी ध्यान दिलाते हैं कि अगर कोई एक कड़ी हट जाए। हाँ, अगर इस जालिका से कोई एक प्रजाति, एक स्पीशीज मान लीजिए विलुप्त हो जाए या उसकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो उसका असर सिर्फ उसी प्रजाति तक नहीं रहता, उसका असर पूरे जाल पे पड़ता है। बिल्कुल। जैसे वो डोमिनो गिरते हैं ना, एक के बाद एक, वैसा ही कुछ। जैसे अगर हमारे उदाहरण से मेंढक गायब हो जाए तो क्या होगा? सोचिए, मेंढक क्या खाते थे? टिड्डे। तो अगर मेंढक नहीं रहेंगे तो टिड्डों की संख्या पर क्या असर पड़ेगा? वो बढ़ सकती है शायद बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि उनका एक मुख्य शिकारी कम हो गया। और दूसरी तरफ मेंढकों को कौन खाता था? सांप और बाज। तो उनके लिए क्या होगा?
उनके लिए खाने की कमी हो जाएगी। सही। तो उनकी संख्या पर असर पड़ सकता है। तो देखिए, सिर्फ मेंढकों के गायब होने से टिड्डों पर भी असर पड़ा, सांप और बाज पर भी, और हो सकता है आगे और भी असर हो जिनके बारे में हम अभी सोच भी नहीं रहे। बाप रे, ये तो एक चीज से कितनी चीजें जुड़ी हैं। हाँ, इसी को कहते हैं इंटरकनेक्टेडनेस। और यही हमें याद दिलाता है कि बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता क्यों इतनी जरूरी है। अच्छा। जितनी ज्यादा विविधता होगी, जालिका जितनी जटिल होगी, सिस्टम उतना ही मजबूत होगा, ऐसे झटकों को सहने की ज्यादा क्षमता रखेगा। हर प्रजाति की अपनी कीमत है। यहाँ एक और बात है जिस पर स्रोत इशारा कर रहे थे, ऊर्जा के ट्रांसफर को लेकर। हाँ, कि जब ऊर्जा एक लेवल से दूसरे पर जाती है, जैसे जब टिड्डा घास खाता है या मेंढक टिड्डे को, हाँ, तो क्या पूरी की पूरी ऊर्जा चली जाती है? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं तो फिर? आता है तो खाई गई ऊर्जा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही अगले जीव के शरीर का हिस्सा बनता है। मतलब बाकी ऊर्जा कहाँ जाती है? उसका एक बड़ा हिस्सा वो जीव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के कामों में खर्च कर देता है, जैसे सांस लेने में, चलने फिरने में, शरीर को गर्म रखने में। इन सब में ऊर्जा लगती है। हाँ, वो तो है। और काफी ऊर्जा गर्मी के रूप में निकल जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो स्रोत बताते हैं कि औसतन सिर्फ 10% ऊर्जा ही एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल तक पहुंच पाती है। सिर्फ 10%? हाँ, इसे 10% लॉ भी कहते हैं, 10% का नियम। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर अगले लेवल पर मिलने वाली ऊर्जा बहुत कम होती जाती है। बिल्कुल। घास में जितनी ऊर्जा है उसका सिर्फ 10% टिड्डों को मिलेगा, टिड्डों में जितनी ऊर्जा है उसका सिर्फ 10% मेंढकों को मिलेगा, और मेंढकों की ऊर्जा का सिर्फ 10% सांप को, और सांप की ऊर्जा का सिर्फ 10% बाज को। तो बाज तक पहुंचते पहुंचते तो बहुत ही कम ऊर्जा बची। हाँ, और यही वजह है कि खाद्य श्रृंखलाएं ज्यादा लंबी नहीं हो पाती। 4 या 5 लेवल के बाद इतनी कम ऊर्जा बचती है कि वो किसी और शिकारी की आबादी को सपोर्ट नहीं कर सकती। अच्छा, इसीलिए जंगल में शेरों की संख्या हिरणों से बहुत कम होती है। बिल्कुल सही, क्योंकि हिरण प्राइमरी कंज्यूमर के लेवल पर ज्यादा ऊर्जा उपलब्ध है, जबकि शेर टॉप कंज्यूमर के लेवल तक पहुंचते पहुंचते ऊर्जा बहुत घट चुकी होती है। तो ऊर्जा की ये कमी ही इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को तय करती है कि किस लेवल पर कितने जीव रह सकते हैं। ये सिर्फ कौन किसे खाता है का मामला नहीं, ये ऊर्जा के बचत का भी मामला है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए समझा कि खाद्य श्रृंखला एक सरल मॉडल है ऊर्जा प्रवाह का, जबकि खाद्य जालिका फूड वेब असल दुनिया की जटिलता, उसकी इंटरकनेक्टेडनेस को दिखाता है। सही। हमने ट्रॉफिक लेवल्स की बात की, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटकों की जरूरी भूमिका को भी समझा। हाँ, डिकम्पोजर्स को नहीं भूलना है। और ये भी देखा कि ये सब मिलकर इकोसिस्टम का संतुलन कैसे बनाते हैं और कैसे ऊर्जा का प्रवाह एक तरफा है और हर कदम पर कम होता जाता है। हाँ, और ये समझ सिर्फ किताबी नहीं है, यह हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने का एक नजरिया देती है। ये याद दिलाती है कि प्रकृति में सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। एक छोटी सी चींटी से लेकर एक बड़े पेड़ तक और एक शेर तक, सब एक बड़े जटिल जाल का हिस्सा है। और हम इंसान भी। बिल्कुल, हम इंसान भी इसी जाल का हिस्सा हैं, और हमारे कामों का असर भी इस पर पड़ता है। चाहे वो प्रदूषण हो या जंगलों की कटाई, हम इस नाजुक बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं और उसके नतीजे वो अप्रत्याशित हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं। हमने ये 10% वाले नियम की बात की, ऊर्जा ट्रांसफर की, एफिशिएंसी की। हाँ, कि औसतन 10% ऊर्जा ही अगले लेवल पर जाती है। पर क्या ये हमेशा ठीक 10% ही होती है, या अलग-अलग इकोसिस्टम में अलग-अलग जीवों के बीच ये थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है? अच्छा सवाल है। और अगर ये एफिशिएंसी मान लीजिए 10% की जगह 12% हो जाए या 8% रह जाए, तो इसका इकोसिस्टम के पूरे ढांचे पर, उसमें कितने जीव रह पाएंगे, उसकी स्थिरता पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि ऊर्जा का ये छोटा सा गणित कितना कुछ तय करता है।